नमस्कार साथियों। आज हम बुद्धि परीक्षण से संबद्ध कुछ चर्चा करने आपके साथ जुड़े हैं। साथियों, वस्तुतः इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को जो मनोविज्ञान में प्रयोग करना है बुद्धि परीक्षण, उस संपूर्ण प्रयोग प्रक्रिया का वर्णन करना। इसमें हम दो तरह से बातें करेंगे। एक तो सामान्य रूप से बुद्धि परीक्षण करने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, बुद्धि परीक्षण होता क्या है यह, और दूसरा बुद्धि परीक्षण करने के बाद एक संपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेसिक स्तर पर, एकदम प्राथमिक स्तर पर, जब आप बीएड में या शिक्षा शास्त्री में प्रवेश करते हैं या फिर अन्य जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है या एमएड का ही पाठ्यक्रम है, प्रथमतया फर्स्ट स्टेज में जब बुद्धि परीक्षण हम करें तब उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस परीक्षण के माध्यम से जानेंगे। साथ ही यहाँ मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि बुद्धि परीक्षण की मुख्यतः दो विधाएं हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरे समूह के बुद्धि परीक्षण के लिए जिस परीक्षण का आयोजन किया जाता है, ऐसे परीक्षण को सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। दूसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसी व्यक्ति विशेष के बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा हम आपसे पहले भी चर्चा किए, हम एक प्राथमिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर सिर्फ यह सीखेंगे कि बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं। और अब तक जो हमारे बच्चे हैं, चाहे बीएड सेकेंड ईयर के हों या अन्य प्राथमिक स्तर पर जो लोग पहली बार बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बुद्धि परीक्षण करने की विधा को सीख रहे हैं, प्रक्रिया को जान रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ सामूहिक बुद्धि परीक्षण को आधार बनाया है। उसमें भी परीक्षण दो प्रकार का, कुछ उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है और कुछ में शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए चाहे सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो अथवा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो, ये दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जहां शब्दों का प्रयोग हो, अशाब्दिक जहां शब्दों के बजाय उपकरणों का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण ज्ञात किया जाता है। तो हम यहाँ पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग करें। बुद्धि परीक्षण अर्थात व्यक्तिगत भी होता है और अशाब्दिक होता है। उन अंशों को इस वीडियो में हम नहीं स्पर्श करेंगे। आवश्यकता हुई तो हम फिर देखेंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए भी अलग से एक वीडियो बना लेंगे। यहाँ हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की चर्चा करेंगे। और एक चीज हमें यहाँ पर स्पष्ट करनी है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम बीने और टर्मन ने किया था, हम सभी जानते हैं। तो टर्मन का जो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, फॉर्मूला है, मानसिक आयु MA अर्थात मेंटल एज अपॉन ऑब्लिक में वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस सूत्र का उपयोग करके हम बुद्धिलब्धि ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से हम देखते हैं और साथ में प्रयोग विधा को भी देखते हैं कि प्रयोग करने के बाद एक इनका प्रतिवेदन कैसे तैयार करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं या हमें प्रयोग की आवश्यकता ही तब होती है जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो। दुनिया में जो कुछ भी चीजें बन रही हैं या बनी हुई हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, कोई ना कोई आवश्यकता रही है। इन्हीं आवश्यकताओं या समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। फलतः जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब भी इस चीज का इसी क्रम में हम उल्लेख करते हैं। तो जब प्रयोग की जो प्रतिवेदन लिखते हैं उसमें भी पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इसी को समस्या कथन कहते हैं।
चूंकि हम प्राथमिक स्तर पर सिर्फ एक प्रतिवेदन लिखना जान रहे हैं, इसीलिए हमने सीधे शब्दों में यहाँ लिख दिया है समस्या। तो समस्या को कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखा गया है, क्या डॉक्टर जलोटा निर्मित शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा मात्रात्मक रूप में बौद्धिक योग्यता का मापन किया जा सकता है? यह हमारी समस्या है। साथियों, जैसा हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि हम शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग करेंगे, और इसमें भी जो बीने का परीक्षण था उससे मिलता जुलता भारतीयकृत एक परीक्षण डॉक्टर श्याम स्वरूप जलोटा ने तैयार किया था। उन्हीं के नाम को हमने संक्षिप्त में यहाँ लिखा है, डॉक्टर जलोटा निर्मित। तो ये हमारी समस्या है कि क्या इस प्रश्नावली का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति के या किसी समूह के बुद्धि लब्धि को मात्रात्मक रूप में बता सकते हैं क्या? मात्रात्मक मतलब किस श्रेणी का है, कुछ मात्रा दे करके ऐसा ज्ञापित किया जा सकता है या नहीं, बता सकते हैं या नहीं, यह हमारी समस्या है। तो जब भी हम प्रतिवेदन लिखना आरंभ करते हैं, रिपोर्ट लिखना आरंभ करते हैं, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का एक हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, और उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वह है समस्या का लेखन। एक चीज यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम जैसे जैसे इन क्रमबद्ध सभी स्टेप को फॉलो करेंगे, सभी सोपानों का अनुगमन करते जाएंगे और बुद्धि परीक्षण की प्रक्रिया भी साथ साथ सीखते जाएंगे। तो पहला स्टेप है समस्या का कथन। दूसरा है परिकल्पना। जब भी रिसर्च मेथड में हम आगे चलते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो समस्या के बाद एक कोई संभावित उत्तर लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इसी संभावित उत्तर को सामान्य भाषा में हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना वह होती है, परिकल्पना को सामान्य रूप से संभावित उत्तर ही कहते हैं। यह उत्तर या तो सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। अर्थात परिकल्पना सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। सामान्य रूप से शून्य परिकल्पना सबसे अच्छी होती है, ताकि हम चाहे सकारात्मक की तरफ बढ़ना चाहें या नकारात्मक की तरफ बढ़ना चाहें, जैसा हमारा निष्कर्ष होगा वैसा हम कार्य कर सकते हैं। जबकि यदि हम सकारात्मक रख लेते हैं तो कई बार कृत कार्यों को सिद्ध करने की हमें एक अंदर से ही ललक बढ़ उठती है, तो हम अपने निर्धारित कार्य योजना को हमेशा सकारात्मक वे में सिद्ध करना चाहें, कई बार समस्याएं आती हैं उसके बाद भी। या फिर नकारात्मक रख लें तो हम अपने कथन को नकारात्मकता की तरफ पूरे कार्य को ले जाने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह जो हमारी समस्या है वो जलोटा जी के द्वारा निर्मित सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा बुद्धि मापन किया जा सकता है या नहीं, यह समस्या है। और चूंकि ये जलोटा जी ने कई प्रयोग करके एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दिया है, एक प्रमाणित जो है यहाँ परीक्षण का निर्माण किया है, और इससे बुद्धि का मापन किया ही जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर सकारात्मक परिकल्पना का चयन किया है, और हमने लिखा परिकल्पना के रूप में डॉक्टर जलोटा निर्मित शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा मात्रात्मक रूप से बौद्धिक योग्यता का मापन किया जा सकता है। तो जब हम प्रतिवेदन लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें इसी क्रम से हम दोनों स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप समस्या और दूसरा स्टेप परिकल्पना, इनको हूबहू लिख लेंगे। प्रतिवेदन का जो तीसरा सोपान होता है उसमें हम सामान्य रूप से लिखते हैं प्रयुक्त पदों की परिभाषा। तो यहाँ पर कुछ जो भी हम अपने अनुसंधान में जिन बिंदुओं का प्रयोग कर रहे हैं उनका हम परिभाषाओं को लिखते हैं। सामान्य रूप से हमारी जो स्टेटमेंट, हमारा जो कथन है, उसमें एक हमने लिया है कि सामान्य मानसिक योग्यता का मापन, मानसिक बौद्धिक योग्यता का मापन हम कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक हम जलोटा जी के द्वारा निर्मित सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो सामान्य जानकारी में हमें ज्ञात हैं, जैसे सामूहिकता का हमने अर्थ जान लिया, सामूहिक और बुद्धि, फिर परीक्षण हम जानते हैं सामान्य रूप से परीक्षा परीक्षण में क्या अंतर होता है, और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो है बुद्धि। तो बुद्धि के कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक स्टर्न की परिभाषा लिखी है,
बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विविध परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। स्टर्न का कथन है कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक योग्यता होती है जो हमें परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है। दूसरी परिभाषा हमने ली है बर्ट की। बर्ट कहते हैं बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। अर्थात हमें किसी भी नए परिस्थिति के साथ समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बुद्धि, और यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। बर्ट का यही कहना है। तीसरा विनय। विनय कहना है कि किसी समस्या को समझना, उसके बारे में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। अर्थात बुद्धि को हम तीन यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु पर में विनय ने स्पष्ट किया है। पहला, किसी भी समस्या को समझना। दूसरा, उसके बारे में तर्क करना कि यह क्या है, करना चाह रहा है, क्या है समस्या, सकारात्मक है नकारात्मक, किसी भी प्रकार का तर्क। और तीसरा, किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता करना। ये तीनों ही कार्य बुद्धि के अंतर्गत समाहित है विनय के अनुसार। फिर गैरेट ने बहुत ही परिष्कृत बुद्धि की परिभाषा दी है। इनका कहना है बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, अर्थ, रेखाचित्र, समीकरण और सूत्र। अर्थात बुद्धि कुछ समस्याओं को हल करने की योग्यता है। ये कौन सी समस्या है? किसी भी प्रकार की शाब्दिक समस्या, किसी प्रकार की अर्थगत समस्या। अर्थगत अर्थात इस शब्द का कौन सा अर्थ होना चाहिए, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में, किस अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। फिर रेखाचित्र, कोई ऐसा मानचित्र, रेखाचित्र बना है उसको समझने में, कोई समीकरण बैठाने में, या फिर किसी सूत्र की व्याख्या करने में हमारी सहायता करती है बुद्धि। तो इस प्रकार से प्रयुक्त पदों की परिभाषा के अंतर्गत हम 4-5 परिभाषाओं को लिख लेते हैं। तो हाँ, इसमें यह चीज ध्यान रखना है कि हमारे प्रयोग में यदि हम बुद्धि के अतिरिक्त कोई प्रयोग कर रहे हैं या फिर अन्य किसी 2-3 संदर्भों का आपस में चर्चा या कार्य कारण का प्रभाव देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों तीनों वस्तुओं का या दोनों तीनों शब्दों को हमें यहाँ पर उल्लेख करके उनको परिभाषित करना होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ बुद्धि ही एक ऐसा तत्व है जिसके मापन कर रहे हैं बुद्धि लब्धि का, इसलिए सिर्फ बुद्धि की परिभाषाएं हमने संग्रहित की। तो आप अपने प्रतिवेदन में इस प्रयोग के अकॉर्डिंग सिर्फ ये बुद्धि की 4-5 परिभाषाएं लिख लें। चौथा जो स्टेप है, चौथा सोपान है, वो है बुद्धि के प्रकार। सामान्य रूप से अलग अलग बुद्धि के जो स्वरूप बताने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुद्धि के प्रयोग, बुद्धि के प्रकारों पर उल्लेख किया, प्रकाश डाला है। जो सर्वमान्य बुद्धि के प्रकार हैं वो सामान्य रूप से 3 प्रकार के हैं। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वह है कि जो अदृश्य बिंदुओं पर चलने वाली बुद्धि है उसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना हो, किसी दार्शनिक की बुद्धि, किसी कवि की बुद्धि, जो विद्यमान ही नहीं है उसके बारे में विचार करने वाली जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को, ऐसे बुद्धि से संपन्न व्यक्ति को अमूर्त बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कहते हैं, और ऐसी बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। दूसरी बुद्धि जो है सामाजिक बुद्धि होती है। सामान्य रूप से शिक्षकों की या जो प्रबंधक होते हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए प्रशासक होते हैं, इनकी बुद्धि सामाजिक बुद्धि होती है। अर्थात समाज के साथ कार्य करना, समाज के विषय में विचार करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना और सामाजिक रूप में एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में जीवन निर्वाह करने की संपूर्ण शक्ति जो है सामाजिक बुद्धि प्रदान करती है। और जो राजनेताओं की बुद्धि होती है या अध्यापकों की बुद्धि होती है, अन्य प्रशासकों की बुद्धि होती है, प्रबंधकों की बुद्धि होती है, सामान्यतः ऐसे लोगों की में यदि सामाजिक बुद्धि की प्रबलता है तो ये लोग जीवन में सफल होते हैं तत्त क्षेत्रों में। तीसरी जो बुद्धि का प्रकार है तीसरा, वो है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त अर्थात दृश्यमान जगत में कार्य करने वाली बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि अर्थात यंत्रों में कार्य करने वाली बुद्धि यांत्रिक बुद्धि। इसीलिए इसको यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि अर्थात जो दिखाई देने वाला है, हार्डवेयर में काम करने वाली बुद्धि। सामान्य रूप से जितने भी अभियंता होते हैं इनकी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि होती है।
तो प्रतिवेदन में लिखते समय सिर्फ आप इनका उल्लेख करेंगे, आपको बहुत विस्तृत प्रतिवेदन लिखना है, तब इनके बारे में थोड़ा सा आप 2-4 लाइन लिख भी सकते हैं, अन्यथा प्राथमिक स्तर पर सिर्फ इनका नाम लिख दीजिए आप चौथे सोपान में। फिर 5वां सोपान है, 5वें सोपान में आप लिखेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण पहले भी हमने आपसे चर्चा किया, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, और इन दोनों के 2 भेद हैं, शाब्दिक बुद्धि और अशाब्दिक बुद्धि। हम जैसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अशाब्दिक भी है और उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि जानने के लिए दूसरा भी प्रकार है। तो हम इनका उल्लेख इस स्तर पर सिर्फ इतना ही करते हैं कि ये इतने प्रकार की बुद्धि होते हैं। अब जो छठा स्टेप है, छठवां सोपान, वह है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का फार्मूला, सूत्र हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। हमने पहले आपसे चर्चा किया कि टर्मन के द्वारा जो आईक्यू का फार्मूला दिया गया है, उसका उपयोग हम जलोटा जी का जो बुद्धि परीक्षण है, इस परीक्षण के माध्यम से बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। और टर्मन का जो बुद्धिलब्धि का फार्मूला है वो यही है। ऊपर सामान्य रूप से बुद्धिलब्धि का फार्मूला लिखा हुआ है MA/CA × 100। नीचे हिंदी में बताया गया IQ = मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अंग्रेजी में उसी को लिखा है IQ = मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो छठे सोपान में सिर्फ इस सूत्र का उल्लेख करना है। हम अंत में फिर इसकी चर्चा करेंगे कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज कहां से आएगा। सामान्य रूप से आप यहाँ यह जानिए कि वास्तविक आयु का मतलब है जिस व्यक्ति का हम व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति का सामान्य आयु, उससे पूछ करके हम लिख सकते हैं, उसके 10वीं के मार्कशीट के आधार पर लिख सकते हैं, उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी या वो जो बता रहा है उसका उल्लेख करके हम यहाँ पर वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं। फिर मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए हम पूरा परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के आधार पर अंत में आपको बता रहे हैं कैसे मानसिक आयु ज्ञात करेंगे। 7वां जो सोपान है वहां पर हमें प्रयोज्य का विवरण लिखना होता है। प्रयोज्य वही है जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा प्रयोज्य है। सामान्य रूप से यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात जिसका हम कर रहे हैं, उस बच्चे की वास्तविक आयु जितनी कम होगी उतना ही हमारा जो रिजल्ट है इस परीक्षण के माध्यम से परिणाम जो है वो प्रमाणित आएगा। तो सामान्य रूप से ये टीनेजर्स के लिए बना हुआ है। तो अगर हमें 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के बच्चे मिलते हैं, उनका हम उनके ऊपर प्रयोग करते हैं तो हमारा परिणाम जो है वो प्रमाणित होगा। उससे ऊपर को करते हैं तब चूंकि ये उस परीक्षण उस स्तर के लिए बना नहीं है, इसलिए परिणाम जो होगा उसके आधार पर हम कभी किसी व्यक्ति को नामित नहीं कर सकते हैं कि आपकी बुद्धिलब्धि इतनी ही है। वैसे भी यह जब सामूहिक बुद्धि परीक्षण है तो किसी व्यक्ति विशेष के बुद्धि का हम निर्धारण नहीं कर सकते। फिर भी जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं उसका विवरण इस सोपान में हम लिखते हैं। ये हम आपको इसलिए जानकारी बता रहे हैं कि हम कभी प्रयोग करके किसी व्यक्ति को बताएं नहीं, ताकि उसको कभी हीनता का बोध न हो। तो यहाँ पर हम नाम, उस बच्चे की कक्षा, आयु, लिंग, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, शारीरिक स्थिति, सामान्य रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से शारीरिक स्वस्थ संपन्न है तो वो लिखेंगे। मानसिक स्थिति, सामान्य बच्चे हैं तो सामान्य लिखेंगे, शारीरिक स्थिति सामान्य, मानसिक स्थिति सामान्य। फिर दिनांक जिस दिन कर रहे हैं और स्थान जिस स्थान पर कर रहे हैं। प्रयोगशाला में बैठ करके आप कर रहे हैं तो यहाँ प्रयोगशाला का उल्लेख करेंगे। अगला जो 8वां सोपान है, यहाँ पर हम चर राशि का उल्लेख करते हैं। चर का मतलब जो चरण करता है उसको हम चर करते हैं। साथियों, जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमेशा दो चीजों के बीच प्रभाव देखा जाता है, अर्थात एक चीज जिसका प्रभाव पड़ रहा है और एक चीज जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हम किसी कमरे में बल्ब जला रहे हैं, तो स्विच से यदि बल्ब नियंत्रित हो रहा है तो स्विच दबाने से बल्ब जल रहा है, स्विच जो है दबाने ऑन करने से बल्ब जल रहा है और ऑफ करने से बल्ब जो है बुझ जा रहा है, लाइट बंद हो जा रही है। तो हमेशा उसके स्विच के क्रियाकलाप का प्रभाव इस बल्ब के ऊपर पड़ रहा है। अतः यहाँ पर स्वतंत्र वह है जिसका प्रभाव पड़ता है और आश्रित वह होता है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बीच कार्य करने वाले, चाहे विद्युत का प्रवाह या फिर जो उसकी तार हैं
जो स्विच से बोर्ड तक को जोड़े हुए हैं वो, ये सब कुछ मध्यवर्ती चर के रूप में जाने जाते हैं। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल्स करते हैं। सामान्य रूप से जो वेरी करे उसको वेरी कर में किसी भी कारण से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट अपना दिखाए, प्रभाव दिखाए, उसको चर कहते हैं। इस स्तर पर दो चरों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है, स्वतंत्र और आश्रित, क्योंकि इनके बिना प्रयोग संभव नहीं है। स्वतंत्र चर यहाँ पर प्रश्नावली के प्रश्न है, अर्थात प्रश्न में जो पूछ रहा है वही उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न जैसा पूछ रहा है, उदाहरण के लिए प्रश्न यदि हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रश्नावली पर छपे हुए जो अक्षर हैं वो किस रंग के हैं, और तो हमें वही लिखना होगा जिस रंग के वो छपे हैं। यदि पूछ रहा है कि जो जिस पत्र पर ये प्रश्न छपे हुए वह पत्र किस रंग का है, तो वही लिखना होगा जो जिस रंग का पत्र है। अर्थात स्वतंत्र चर वह होता है जिसके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो स्वतंत्र चर है। जो उत्तरदाता का उत्तर होता है वो आश्रित चर होता है। जैसा हमने दो प्रश्न आपसे पूछा कि ये जो प्रश्न छपे हैं ये प्रश्न किस रंग से छपे हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, काले रंग से छपे हुए हैं। जिस पत्र पर छपे हुए हैं उस पत्र का कौन सा रंग है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सफेद रंग के कागज पर छपे हुए हैं। तो अर्थात जो स्वतंत्र चर प्रश्नावली का प्रश्न है उसी के आश्रित हमारा दूसरा चर है जिसको हम आश्रित चर कहें, इसीलिए आश्रित चर को परतंत्र चर भी कहते हैं। स्वतंत्र चर को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और आश्रित चर को डिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र के आश्रित है, इंडिपेंडेंट के ये अगेंस्ट रहता है, डिपेंड है उसी के, इसीलिए उत्तरदाता का जो उत्तर होगा यहाँ पर आश्रित चर कहला है। तीसरा एक और चर होता है जिसको मध्यवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली जो है बनी बनाई हमारे पास, वह हमारा आंसर शीट जो उत्तर पत्रक है वह, पेन, पेंसिल और भी जो कुछ भी हम उपयोग कर रहे हैं, अगर हार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं वो, इरेजर यूज कर रहे हैं वो, कुछ भी लिए हुए वो सब कुछ, अर्थात स्वतंत्र चर और आश्रित चर इन दोनों के संबंधों को जोड़ने में जो कुछ भी सहायक होता है उसको हम मध्यवर्ती चर कहते हैं। प्रसंगानुसार हमें दो चीजें और जान लेनी चाहिए। इसके अलावा दो चर और होते हैं जो इसको हम, एक को नियंत्रित चर कहते हैं। नियंत्रित चर अर्थात जिस चीज का प्रभाव देखना चाह रहे हैं उसके अलावा अन्य किसी चीज का प्रभाव न पड़े, इसलिए इस ऐसे चर को नियंत्रित चर कहते हैं। जैसे कोई हो हल्ला हो तो उस वजह से, कोई आपका साथी बताने लगा प्रश्न का उत्तर, उस वजह से, हल्ला करने से आपके 20 मिनट का प्रश्नावली हल करना है और समय जो है 2-4 मिनट ऐसे निकल गया, अंधेरा होगा कमरे में, इस तरह से। तो अर्थात जिन चीजों को नियंत्रित किया जाए कि किसी भी प्रकार से प्रयोग प्रभावित न हो, उसको बोलते हैं नियंत्रित चर। अंग्रेजी में इसको कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है मर्यादित चर। व्यक्ति के जो शारीरिक और मानसिक स्थितियां हैं इनका प्रभाव प्रयोग प्रक्रिया पर न पड़े, या इनके प्रभाव पड़ते ही हैं। जैसे व्यक्ति के हृदय की गति, आपको पता है कि परीक्षा देने जाना है तो सामान्य दिनों से आपकी स्थिति या तो बहुत सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको अभी प्रेजेंटेशन है आपका, आपको खड़े होकर के मंच से भाषण देना है तो आपकी स्थिति बदल जाती है सामान्य से। तो इस प्रकार के चरों को मर्यादित चर के अंतर्गत रखते हैं। तो चर 5 प्रकार के होते हैं। आप प्राथमिक स्तर पर 2 से 3 चरों का भी उल्लेख करते हैं तो पर्याप्त है, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यवर्ती, इतना कर लीजिए। फिर जो 9वां स्टेप है, 9वां सोपान है, उसके अंतर्गत हम सहायक सामग्रियों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर सहायक सामग्री है डॉक्टर जलोटा निर्मित बुद्धि परीक्षण की प्रश्नावली, फिर स्टॉपवॉच, विराम घड़ी, मैनुअल में बताया गया है कि इस प्रयोग को हम कैसे संपादित करें वह, फिर ग्राफ पेपर, जब हम अपने परिणाम बताएंगे तो परिणाम आसानी से लोग समझ सकें या फिर निरीक्षक समझ सके यहाँ पर, इसलिए ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ बना करके भी हमें देना चाहिए। और उत्तर कुंजी, जो हमारे प्रयोज्य ने उत्तर दिए हैं वे उत्तर सही हैं या गलत, इसके लिए जो जलोटा जी ने एक आंसर की बना करके दे रखा है वही यहाँ पर उत्तर कुंजी। फिर उसके अलावा सादा पेज, कागज, पेंसिल, पेन इत्यादि जो कुछ भी है सब सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रतिवेदन का जो 10वां सोपान है उसमें हम लिखते हैं नियंत्रण एवं सावधानियां। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु लिखते हैं, यथा
परीक्षण का स्थान शांत होना चाहिए। परीक्षा में समय का ध्यान रखें। प्रश्न पुस्तिका अनधिकृत व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। परीक्षण से पहले प्रयोज्य को यथोचित निर्देश देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने की विधि उदाहरण देकर समझाना चाहिए। ये कुछ सावधानियां और नियंत्रण प्रयोग में लिखने की पद्धति है। हमें भी जब प्रयोग करना चाहिए तो इनका उल्लेख शब्दशः करना चाहिए। अब 11वां जो सोपान है वो है निर्देश का। सामान्य रूप से कुछ निर्देश जो हमें लिखना भी चाहिए और वही लिखना चाहिए जिसका उपयोग हम प्रयोग करते समय किए हैं। तो यहाँ निर्देश के लिए में आप लिखेंगे, प्रयोग आरंभ करने से पूर्व प्रयोज्य को यह निर्देश दिया गया कि प्रारंभ करें। स्टार्ट का संकेत सुनकर आप तैयार हो जाएंगे और प्रश्न पुस्तिका को पढ़ना आरंभ कर देंगे। इस सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल 100 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको 20 मिनट में देने हैं। सभी प्रश्न साधारण भाषा में हैं। प्रश्नों के दोनों ओर प्रश्न संख्या छपी हुई है। सही उत्तर चुनकर आप क्रमानुसार उत्तर पत्रक में उचित स्थान पर लिख देंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्या में ही लिखना है, अक्षरों में कुछ भी नहीं लिखना है। समय बहुत कम है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रारंभ का संकेत सुनते ही पुस्तिका खोलकर प्रश्नों को पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रहे कि प्रश्न पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखना है, अतः केवल उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। चूंकि जलोटा जी का जो परीक्षण है, इसमें ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको बनाया गया है। शुरू के पहले पृष्ठ पर आप सभी के पास यह परीक्षण उपलब्ध है। आपने देखा होगा पहले पृष्ठ पर निर्देश लिखे गए हैं, ये सभी कि 20 मिनट के अंदर 100 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो इन 20 मिनट में इन सभी 100 प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं या उत्तर दे पाते हैं। इसलिए आप भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों को हल करते समय का विशेष ध्यान रखें और प्रयास करें कि पढ़ के समझ के उत्तर दें। एक और बात, इसमें प्रश्न के जो संख्या है वो प्रश्नों के दोनों ओर छपी हुई है। सामान्य रूप से हम परीक्षा देते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ प्रश्न संख्या लिखा रहता है, आगे प्रश्न होता है। लेकिन इस परीक्षण की क्या विशेषता है कि दोनों तरफ एक इधर भी लिखा है, एक इधर भी लिखा है और बीच में प्रश्न लिखा है, तो दोनों प्रश्न संख्या लिखी हुई है। आपको जो भी उचित लगे उसका उल्लेख करेंगे। तीसरी बात इसकी यह है कि इसका जो उत्तर लिखना है वो आपको सिर्फ संख्या में लिखना है, शब्द में नहीं लिखना है। अर्थात 1 2 4 5 10 20 जितना भी है, ये सब आपको संख्याओं में ही उत्तर लिखना है, कहीं भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए जल्दी जल्दी आप उत्तर दे पाएंगे। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रश्नों के प्रकार या उदाहरण जो कवर पेज पहला है उसके पीछे लिखा हो उसको देख करके समझ लीजिए कि इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, मिलेंगे आगे। और जब लिखा गया है जहां कि कृपया इस पन्ना को मत पलटिए जब तक न कहा जाए, वहां तक आप प्रयोज्य को बता दीजिए कि आप ये पहला पेज पढ़िए, उसके पीछे प्रश्नों के प्रकार पढ़िए, उदाहरण को समझ लीजिए। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। और जहां लिखा गया है कि कृपया इस पन्ना को नहीं पलटे जब तक आपको नहीं कहा जाए, वहां तक आप रुके रहेंगे। उसके बाद जब वो कहेगा कि हाँ ठीक है हम प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तब आप जो है उसको कहिएगा आरंभ कीजिए और स्टॉप वॉच शुरू कर दीजिएगा। तो अब से अर्थात जहां लिखा हुआ है कि कृपया पन्ना न पलटे, वहां से आगे जब उस पन्ना को पलट करके पहला प्रश्न पढ़ना आरंभ कर रहा है, वहां से लेकर के आपको 20 मिनट की समयावधि का गणना करना है। 20 मिनट जब पूरा हो जाए तो उस समय तक चाहे उसने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया हो, चाहे पूरे 100 का दिया हो, चाहे 70-80 का दिया हो, जितना भी प्रश्नों का उत्तर दिया हो वहीं तक उसको रोक देंगे। 20 मिनट पूरा हो जाएगा, आप अपना स्टॉप वॉच भी बंद करेंगे, बच्चे को भी कहेंगे कि बस करिए अब आप उत्तर मत दीजिए। क्योंकि हमें इस परीक्षण की उपयोगिता देखनी है और यह तभी ज्ञात हो पाएगी जब 20 मिनट के अंदर हम
जितना उत्तर दे रहा है बच्चा उसके आधार पर ही मूल्यांकन करें। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा उसको दे दें, पूरे 100 प्रश्न कर लो। 20 मिनट में जितना प्रश्न किया सिर्फ उतना ही प्रश्नों का हम मूल्यांकन करेंगे। बाकी जो प्रश्न होंगे अपने आप उनके 0 अंक हो जाएंगे, अर्थात उनको एक भी अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के निर्देश उसको देंगे और हम भी इस चीज को ध्यान रखेंगे प्रयोग करते समय। प्रयोग की विधि यह सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। यहाँ पर जो हमें प्रतिवेदन में लिखना है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसको समझते भी हैं। प्रतिवेदन लिखते समय हम लिखेंगे 12वां बिंदु, इसके अंतर्गत प्रयोग की विधि। यहाँ लिखेंगे, सर्वप्रथम मैंने प्रयोज्य को बुलाकर उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया और प्रयोग से संबद्ध सभी निर्देश दिए। प्रारंभ करने का संकेत देकर विराम घड़ी चला दिए और समय अर्थात 20 मिनट समाप्त होने पर तत्काल विराम घड़ी रोक दिए और प्रयोज्य को उत्तर लिखने के लेखन बंद करने का निर्देश दिए। इसके बाद प्रयोज्य से प्रयोग के संदर्भ में अंतः सूचना प्राप्त करके लिख दिए। उसके बाद उसे विदा किए। तत्पश्चात उत्तर पत्रक की जांच उत्तर कुंजी के माध्यम से की गई। मैनुअल के आधार पर मानसिक आयु संबंधी सूचनाएं प्राप्त की गई तथा परिणाम तालिका का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर बुद्धिलब्धि की गणना की गई। साथियों, यहाँ चूंकि बीएड के द्वितीय वर्ष के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के, उनके से हम इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हैं और कुछ जो कॉपीराइट का ऐसा परिप्रेक्ष्य है कि हम प्रश्नावली को इस वीडियो के अंतर्गत दिखा नहीं सकते हैं या सार्वजनिकरण उसका ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रश्नावली भी है और उत्तर तालिका भी है। तो प्रश्नावली में जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें 100 प्रश्न हैं, 5 पृष्ठों में इस प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। बच्चे को आप दे देंगे प्रयोज्य को, पहला वो शुरू का जो कवर पेज है और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, ये सामान्य पेज है, इसको वो देख सकता है, देख ले, समझ ले, पहले में निर्देश पढ़ ले, दूसरे में उदाहरण देख ले और तीसरे से रुका रहे। उससे आप कहिए कि आप देख लिए, समझ लिए, कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं पूछने, वो समस्या नहीं बता रहा है, तब उसको कहिए ठीक है, आप प्रयोग आप आरंभ करिए। और जैसे वो पहला प्रश्न पढ़ना शुरू किया, आप विराम जो आपका स्टॉप वॉच चला दीजिए, मोबाइल में आप उपयोग कर सकते हैं और 20 मिनट पूरा होने पर तत्काल उसको रोक दीजिए स्टॉप वॉच को। बच्चे को भी कह दीजिए कि अब आप उत्तर लिखना बंद कीजिए। उसके बाद से जब वो रोक ले, उसके बाद से तत्काल आप अपना विराम वॉच भी बंद कर दिए, जितना उत्तर दिया उसको लेके सुरक्षित कर लीजिए और एक पेज लीजिए, सादा पेज आपको रखना ही है। उसमें पूछिए बच्चे से कि आप जब प्रयोग कर रहे थे तो आपको ने कैसा अनुभव किया, क्या लगा आपको, कैसा इन प्रश्नों के आधार पर या फिर आपका मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जा रहा है, इस बात को सुन करके आपको कैसा लगा। और जो चीजें वो कह रहा है उन चीजों को 8-10 लाइन में आप लिखिए, वही प्रयोज्य की अंतः सूचना है। अंतः सूचना आप प्राप्त करके रख लेंगे। उसके बाद से जो आंसर की है उत्तर पत्रक आपके समूह में बीएड वालों को हम भेज देंगे इसका आंसर की। तो आंसर की के द्वारा जो प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर आपके प्रयोज्य ने लिखा हुआ है आंसर शीट पर, उत्तर पत्रक पर, उसको मिलाएंगे उत्तर कुंजी से और देखेंगे कितने प्रश्न सही है, कितने गलत हैं। आपको हमने एक उदाहरण देके बताया था कि गलत उत्तर को कैसे पूरे क्रॉस करना है, पूरे उसके कोष्टक को, और सही उत्तरों को काउंट करके प्रत्येक पेज का लिखते जाना है। पहले पेज में 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, दूसरे पेज में 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तीसरे पेज में 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसे प्रति पृष्ठ 5 पृष्ठों का आप लिख लेंगे और कुल उनका जोड़ कर लेंगे कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब हमें इसी में हम अंत में एक देंगे मेंटल एज का टेबल, एक मानसिक आयु की तालिका देंगे। वहां पर आप देखेंगे कि एक बच्चे की आयु यदि मान लीजिए 15 साल का लड़का है
और उसने स्कोरिंग 70 की हुई है, 70 की हुई है, तो 70 जिसका प्राप्तांक आ रहा है और उसकी वास्तविक आयु 15 साल है, तो उसका मेंटल आयु, मानसिक आयु कितनी होगी वो हम तालिका के आधार पर निर्धारण कर लेंगे। इसमें अंत में तालिका दी हुई है और निर्धारण करके हम लिख लेंगे। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। पहला, वास्तविक आयु जो उस बच्चे ने बताया। दूसरा, मानसिक आयु। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मानसिक आयु कैसे ज्ञात कर रहे हैं? प्रश्नावली दिए, उसका आंसर बच्चे ने दे दिया, फिर आंसर की जो उत्तर कुंजी आपको दी जाएगी उसके माध्यम से मिला लेंगे कितने आंसर सही दे रहा है। तो इन दो चीजों के आधार पर, एक तो बच्चे का वास्तविक आयु आपको ज्ञात है और उसने जो आंसर की में लिख रखा है आंसर, उस आंसर में जितने आंसर सही दिए हैं उसके स्कोर अगर 70 अंक सही हैं तो इसके आधार पर जो मेंटल एज का एक टेबल है, एक तालिका अंत में हम इसमें देंगे और उससे मिलाएंगे कि अब इस बच्चे की 15 साल के आयु का एक बच्चा जिसके स्कोर 70 है, इसका मेंटल एज कितना होगा। और तब फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे। ऊपर मेंटल एज, मानसिक आयु, नीचे उस बच्चे का वास्तविक आयु अर्थात 15 साल और फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे। जो आएगा वो बुद्धि लब्धि होगी। पूरी प्रक्रिया को आगे देख रहे हैं क्रमशः। आइए अब 13वें सोपान की तरफ। 13वें स्टेप में जैसा कि पहले भी हम आपसे चर्चा की कि जब बच्चा 20 मिनट में उत्तर देना बंद कर देगा, हम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। उसके बाद उससे पूछेंगे कि प्रयोग पूर्ण होने के बाद मैंने प्रयोज्य से पूछा कि प्रयोग करके आपको कैसा महसूस हुआ और प्रयोग के दौरान आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसने कहा कि, और यहाँ पर जो भी वो कह रहा है वो लिखेंगे। अंत में मैंने पूछा कि आपको फिर से प्रयोग के लिए बुलाया जाए तो आप आएंगे? तब उसने कहा जरूर। तो यहाँ पर 13वां जो सोपान है इसमें प्रतिवेदन लिखते समय हमें, जब इसके रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसमें इसी तरह से लिखेंगे, प्रयोज्य की अंतः सूचना, ऊपर ये 3 लाइन लिखेंगे कि हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि, उसके बाद जो वो कह रहा है उसके इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ 5, 7, 10 लाइन लिखेंगे। फिर अंत में यह जो हमने पूछा तो उसने क्या कहा वह भी लिखें। अगर वो कहता है कि हम नहीं आएंगे तो वो भी हम लिखेंगे कि उसने कहा कि हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो इसका पूरा विवरण 13वें सोपान में हमें लिखना चाहिए। 14वां सोपान है परिणामों का विश्लेषण। ये थोड़ा लंबा है इसीलिए हमने 2 स्लाइड में इसको विभक्त किया है। परिणामों के विश्लेषण अर्थात जितना हमने प्रयोग किया उसको हम लिखते हैं, जो भी हमने एनालिसिस किया अपने एक्सपेरिमेंट का, उसको प्रतिवेदन जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें इसी क्रम से लिखते हैं। तो आप लिखिएगा 14वां बिंदु परिणामों का विश्लेषण, और यहाँ लिखिएगा प्रस्तुत परीक्षण में हमारी समस्या थी कि क्या डॉक्टर जलोटा निर्मित शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा बौद्धिक योग्यता को मात्रात्मक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। इस समस्या के आधार पर हमारी परिकल्पना थी कि डॉक्टर जलोटा निर्मित शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा परीक्षार्थी की बौद्धिक योग्यता मात्रात्मक रूप में ज्ञात की जा सकती है। तो जैसे हूबहू हमने पहले और दूसरे सोपान में लिखा था, उन्हीं सोपानों का यहाँ एक तरह से उनकी आवृत्ति हो रही है, पुनरावर्तन हो रहा है। 14वें सोपान में क्रमबद्ध हम इसको इस क्रम से लिखेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करते, इसको आगे लिखेंगे। इसमें इस परिकल्पना के परीक्षणार्थ आयोजित परीक्षा के प्रश्न पुस्तिका में 5 खंड थे तथा प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित था और गलत उत्तर के लिए किसी प्रकार के दंडात्मक अंक का प्रावधान नहीं था, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं था। हमारे प्रयोज्य ने परीक्षण के उपरांत प्रथम खंड में इतने, ये जो डॉट डॉट है ना जहां जहां, वहां प्रत्येक पृष्ठ में उसको जितने अंक मिल रहे हैं, हमने आपसे बताया कि आप जब उत्तर देना बंद कर देगा तो हो सकता है 20 प्रश्नों का ही उत्तर दे 20 मिनट में, हो सकता है 50 दे दे या 70-80 दे दे या पूरा 100 कर दे। तो जितने भी दे रहा है तो प्रथम पेज पर उसमें से उत्तर कुंजी से मिलाएंगे कि 20 में से उसके कितने सही हैं। अगर उसको 18 नंबर मिलते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम खंड में 18, दूसरे खंड में मान लीजिए अगर 12 मिलता है तो 12,
तीसरे खंड में 10 मिलता है तो 10, चौथे खंड में फिर से 17 मिलता है तो 17, और पांचवें खंड में 18 मिलता है तो 18 अंक प्राप्त किए। अर्थात प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पृष्ठ पर उसको जितने अंक मिल रहे हैं उनका यहाँ अलग अलग उल्लेख करेंगे। इसकी उत्तर तालिका पृष्ठ संख्या इतना पर संलग्न है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल की अलग से कॉपी होती है, प्रायोगिक परीक्षा। हमें बीएड के द्वितीय वर्ष में भी प्रायोगिक मनोविज्ञान की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उसमें एक तरफ तो हमें लिखना होता है, दूसरी तरफ सादा होता है पृष्ठ, जिस पर हमें तरह तरह के ग्राफ और टेबल लगाने होते हैं। तो एक हमें आंसर की बनानी होगी, एक पेज, एक आंसर की कह रहे हैं, एक उत्तर तालिका, जो आंसर का एक टेबल पूरा बनाना होगा, उसको हम लिखेंगे उत्तर तालिका, आंसर टेबल उसमें। और उसमें पेज वाइज लिखेंगे, पहले पेज में 10, दूसरे में 18, पहले जितना सही है वो क्रमशः लिख दें, पहले में 18, दूसरे में 10, तीसरे में 12, चौथे में 17, ये करके अंत में कितना हो रहा है वो एक तरफ लिख देंगे। दूसरे तरफ फॉर्मूले को भी 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे IQ इजिकल टू MA/CA इंटू 100। दूसरे हिस्से में लिख देंगे अंग्रेजी में इसको, IQ इजिकल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एंड इंटू 100। और अंत में फिर लिख देंगे उसको हिंदी में कि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इतना लिखने के बाद नीचे उसको निकाल भी देंगे कि इसके आधार पर हमारा कितनी बुद्धि लब्धि आ रही है। तो एक पूरा टेबल बनाएंगे, उसी को उत्तर तालिका कह रहे हैं। और उसको किसी भी इस पूरे प्रयोग में जितने 5-10 पेज हम अगर ले रहे हैं तो किसी पृष्ठ के नीचे पीछे उसको लगा देंगे, और पीछे लगाएंगे जो सादा हिस्सा है, और यहां पर उसका उल्लेख करेंगे कि इसकी उत्तर तालिका इस पृष्ठ पर संलग्न है। फिर इस प्राप्तांक के आधार पर हमने प्रयोज्य की मानसिक आयु जितने वर्ष ज्ञात की वो यहाँ लिख देंगे। उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि उसकी मानसिक आयु कितने साल की हो रही है। और एक मानसिक आयु तालिका हम इसी में दिखाएंगे आपको, इसमें अगली स्लाइड में आएगा भी मानसिक आयु तालिका। तो वो एक बना करके आप इसी तरह से पूरे प्रयोग में कहीं भी लगाएंगे, और जो सादा वाला हिस्सा होता है लिखित अंश के पीछे उस पर लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे कि किस पृष्ठ पर आप संलग्न, मान लीजिए 10वें पृष्ठ पर, तो यहाँ पृष्ठ संख्या 10 पर संलग्न है। एक मानसिक आयु की पूरी तालिका बना के यहाँ लगा देंगे, और उसमें आपके प्रयोज्य का है जो उसको एक अलग रंग से दिखा देंगे, रंग दीजिए उसको तो पता चल जाएगा। उसी को यहाँ लिखा जा रहा है कि इस प्राप्तांक के आधार पर हमने प्रयोज्य की मानसिक आयु, मान लीजिए आपने मानसिक आयु 21 वर्ष ज्ञात कर दी है, तो किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है उतने हिस्से को रंग करके लगा दीजिएगा, जिसका विवरण पृष्ठ संख्या इतना पर संलग्न है, वही बना करके लगाना है। फिर मानसिक आयु ज्ञात करने के पश्चात बुद्धिलब्धि के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने प्रयोज्य की बुद्धिलब्धि ज्ञात की। प्रयोज्य की बुद्धिलब्धि कितनी ज्ञात की, तो यहाँ पर बुद्धिलब्धि की संख्याएं होंगी 110, 100, 90, 18 जितना है, जो कि अब जिस बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है उसका यहाँ उल्लेख कर देंगे, जो कि जैसे सामान्य बुद्धि, जैसे जड़ बुद्धि, जैसे मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली, जिसके अंतर्गत आ रहा है उसका उल्लेख यहाँ पर कर देंगे। अंत में लिखेंगे कि अंक तालिका के अनुसार हमारे प्रयोज्य ने 100 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, वह भी इसमें उल्लेख कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है परिणामों का विश्लेषण, जिसमें पूर्ण वर्णन एक तरह से आ गया कि प्रत्येक पृष्ठ पर कितने कितने उसने अंक प्राप्त किए। और इसी में होता है कि कोई आप ग्राफ बना रहे हैं वो भी आप इसमें लिखेंगे, किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब ग्राफ हमने नहीं यहाँ पर उल्लेख किया, लेकिन आप लिखेंगे उत्तर तालिका जैसे पृष्ठ संख्या इतना पर संलग्न है, आगे यही लिख देंगे इसका ग्राफ पृष्ठ संख्या इतना पर संलग्न है। और उसी तरह से प्रयोजन ने चौथे खंड में इतने प्राप्त किए, इसकी उत्तर तालिका, इसकी जो है मानसिक आयु तालिका जो है इस पृष्ठ पर संलग्न है, और इसका ग्राफ इस पृष्ठ पर। तो इस विवरण में ही क्रमबद्ध रूप से आप उसका भी उल्लेख कर देंगे कि ग्राफ आपने कहां पर लगाया हुआ है। अंत में हम आपको इस तालिका को बनाना और ग्राफ बनाना, टेबल, ये सब चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको भी देखिए। 15वां जो सोपान है वो अंतिम निष्कर्ष। यहाँ पर हम प्रतिवेदन के अंत में लिखेंगे कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जलोटा निर्मित शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम
परीक्षार्थी की अर्थात प्रयोज्य की बौद्धिक योग्यता अथवा बुद्धि लब्धि का मात्रात्मक रूप में मापन कर सकते हैं। यह निष्कर्ष कथन के साथ ही प्रतिवेदन लिखने की यह प्रक्रिया यहीं पूर्ण हो जाती है। चूंकि यह प्राथमिक स्तर बीएड लेवल पर लिखने का है तो इतना काफी है। सामान्य रूप से यदि आप शोधार्थी हैं या एमएड लेवल पर लघु शोध प्रबंध कर रहे हैं तो इस प्रतिवेदन लिखने की पद्धति में परिवर्तन होगा। वहाँ 5 बिंदुओं के अंतर्गत 5 अध्यायों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। इसके लिए आप अनुसंधान पत्र से संबद्ध एक जो यूजीसी वाले लिंक में होगा वह देख सकते हैं। यहाँ पर बीएड में या फिर डीएलएड में या फिर एमएड के बेसिक प्राथमिक लेवल पर कोई परीक्षण करके उसके प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया का हमने आपके साथ जिक्र किया। आइए अब इसमें कई ग्राफ या कुछ तालिकाएं बनानी है उनके संदर्भ में भी सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। साथियों, एक यह तालिका बना करके किसी भी पृष्ठ पर आप लगाएंगे और लगाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ये तो हमने सादा बना दिया है। जैसे आपके प्रशिक्षणार्थी ने 90 से लेके 109 के बीच प्राप्तांक प्राप्त किए हैं और वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर ये 90 से लेके 109 वाले और सामान्य बुद्धि तक के हिस्से को आप एक अलग कलर से रंग देंगे, जिससे यह ज्ञात हो जाएगा कि इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो आपकी यह बुद्धि लब्धि की तालिका भी स्पष्ट हो जाएगी, दूसरा आपके जो प्रयोज्य हैं उसने इसके अंतर्गत अपना प्राप्तांक प्राप्त किया और सामान्य बुद्धि के अंतर्गत वह समाहित हो रहा है, इसका भी इससे उल्लेख हो जाएगा। तो हमें 4-5 तालिकाएं और 4-5 जो है ग्राफ भी बनाने हैं। इसी के आधार पर इसका हम ग्राफ भी बना लेंगे। सामान्य रूप से ग्राफ के अलग अलग प्रकार हैं। एक स्तंभाकृति जो ग्राफ होती है, सामान्य रूप से सभी लोग बना सकते हैं, उसको हम आधारित करके यहाँ ग्राफ बनाएंगे। आगे हम ग्राफ बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। ग्राफ बनाते समय भी हम बुद्धि लब्धि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बांट देंगे ग्राफ को और अलग अलग डंडे खड़ा कर देंगे, जिसमें मान लीजिए 0 से लेके 20 लिख देंगे, 20 से 25 कर सकते हैं या सीधे 0 से 25 कर दें, 25 से 50, 50 से 70, 70 से 80, ऐसे करके हम कई डंडे खड़े कर दें अलग अलग जो एक्सिस पे, और फिर उन पर हमारा छात्र जिधर आ रहा है बाकी सबको एक कलर से हमारा जो प्रयोज्य है वो जिस बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है उसका किसी अन्य कलर से रंग देंगे, बता देंगे, और ग्राफ से भी स्पष्ट हो जाएगा एक बार देखने मात्र से कि हमारा प्रयोज्य इस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। यह एक ग्राफ का प्रारूप है। इसमें दो बिंदुओं की हमने आपसे चर्चा करनी है। पहली तो ये जो पहला ग्राफ ऊपर दिख रहा है, ग्राफ पेपर पे बना हुआ, इसको हमने सिर्फ आपको स्केलिंग करने के लिए बताया हुआ कि आप स्केलिंग करते समय वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या है आप जानते हैं, 0 से शुरू कीजिएगा। 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा इस ग्राफ के बारे में, बनाया भी होगा खूब। और यहाँ पर इसी स्वरूप में हम बनाएंगे, स्केलिंग में लिख देंगे कि 1 पॉइंट स्केल में हम कितना ले रहे हैं। जैसे इसने लिखा है 1 स्मॉल डिवीजन और को 10 मिलियन में, अब बिग डिवीजन को इसने 100 मिलियन में ले रखा है। तो इसी तरह से हमने भी जो करना है, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखना है, 1 स्मॉल इज इक्वल टू बुद्धि लब्धि का एक जो है पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हिस्सा। दूसरे बुद्धि लब्धि के अलग अलग प्रकार ये एक्स एक्सिस पे लिख देंगे और दोनों को स्पष्ट करके यहाँ स्तंभाकृति में लिख लेंगे और जो हमारे हिस्से में आ रहा है उसको दिखा देंगे। इसी जो हमें बनाना है उसका ग्राफ का नमूना इसी में नीचे फ्रीक्वेंसी आधारित बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 0 है, 0 से वाई एक्सिस की तरफ ये 60 तक गया है और एक्स एक्सिस की तरफ 140 पर गया हुआ है। 0 किसी के 60 हैं तो वो इतना दिखा रहा है, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, 110, 120, ये तो घटते बढ़ते प्रक्रिया में गया हुआ है। यहाँ पर 100 से आगे आप 110 आ रहा है तो इसको और ऊंचा कर दीजिएगा, 120 से उससे भी ऊंचा, 130 से उससे भी ऊंचा, 140 से उससे भी ऊंचा, जिस श्रेणी में आपका आ रहा है। और सिर्फ ये बाकी सब कलर हैं, आप अपने वाले हिस्से को कलर कर दीजिएगा। इतने मात्र से आप ग्राफ से भी स्पष्टतः दिखा सकते हैं कि आपके बच्चों की परिस्थिति कैसी है और आपका प्रयोज्य किस श्रेणी का है। ठीक है, यहाँ दिखाने मात्र का है, स्पष्ट करना बस इसका उद्देश्य था कि आप ग्राफ को इस तरह से बना लेंगे।
साथियों, एक ये टेबल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम मानसिक आयु की तालिका को समझेंगे, देखेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ों का ज़िक्र है, एक तो प्राप्तांक का और दूसरा प्राप्तांकों के साथ व्यक्तियों के ऐज का। जैसे मान लीजिए एक 8 साल के बच्चे ने प्राप्त किया है 22 अंक, तो उसकी मानसिक आयु है 4। पहले रो में देखिए स्कोर, ईयर और उसका मेंटल एज लिखा हुआ है। तो 8 साल का बच्चा है, 8 ईयर का, स्कोर उसने किया है 22, 22 प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, तो वो उसका मानसिक आयु यहाँ पर 4 वर्ष होगा। उसी प्रकार का इसमें और आगे बढ़ते हैं, सीधे हम आ जाते हैं 20 साल पर। 20 साल का एक बच्चा है जैसे, और उसने प्राप्तांक पाया है 77 स्कोर, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 2। इस आधार पर हम धीरे ये मानसिक आयु को ज्ञात करेंगे और मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 ऐसे करके पूरा यह बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे और ज्ञात करेंगे। ठीक है? मेरी समझ से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताएंगे, हम स्पष्ट करेंगे। ये जो टेबल हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये श्याम स्वरूप जलोटा जी ने अपने मैनुअल में बना रखा है। 4.9 नंबर की ये टेबल है। इसके आधार पर मेंटल एज ज्ञात करेंगे। आपकी कोई समस्या होती है तो प्राप्तांक के आधार पर भी आप बच्चे के मेंटल एज बताएंगे, समझेंगे, उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है? तो धन्यवाद सभी को। एक और ये स्लाइड्स इतने मात्र के लिए है कि एक तो हम जो परीक्षण कर रहे हैं उसको हम देख लें। यह उसका मैनुअल है, मानसिक योग्यता संशोधित सामूहिक परीक्षा 72 मानकीकरण तथा परीक्षा की विधि। ये मैनुअल का फ्रंट पेज है। इसी से मैनुअल से हमने वो टेबल आपको लेकर के शेयर किया है। दूसरा यहाँ ये आंसर शीट है। आंसर शीट भी पूरा ब्लैंक है। आपके जो बच्चे होंगे, इसका हमें उदाहरण था सिर्फ ये पृष्ठों को दिखाना। आपके पास भी उपलब्ध है। प्रत्येक पृष्ठ का जो नीचे जोड़ अलग-अलग आ रहा है, फिर जिस श्रेणी में वो आ रहा है उसका उल्लेख करेंगे। ऊपर बच्चे का नाम, कक्षा, स्कूल, दिनांक, आयु, इनका उल्लेख करेंगे और परीक्षण पूरा होने के बाद से इसको भी, यानी ये आंसर शीट जो है, वह भी हमें अपने परीक्षण में किसी भी पृष्ठ के पीछे लगा देना चाहिए और उसी विश्लेषण वाले जो कॉलम है उसमें इसका उल्लेख भी कर देंगे कि यह उत्तर पत्र पृष्ठ संख्या इतना पर संलग्न है। ठीक है? इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, कोरोना काल में हम सभी इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रतिवेदन लिखने के भी नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, न प्रयोग कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आभासिक रूप से भी आपसे पूरी प्रयोग प्रक्रिया के विषय में चर्चा की। संभवतः आपकी जिज्ञासाएं यहाँ पर पूर्ण हुई होंगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज है, समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। हमें वैयक्तिक रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। हम सब मिल करके पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है? सबका बहुत बहुत धन्यवाद।